यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं भी हैं तो इसमें कोई भी खराब बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी करियर शेपर पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड, जिसमें आज हमारे साथ हैं मेरे बहुत ही अजीज मित्र और आजकल सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हुए दिव शरण पांडे। दिव शरण पांडे, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। यार अभी जो कविता सुनाए हो, कविता हाँ, उसमें कवि कहना क्या चाहता था? रसरी आवत जात वाले में कवि कहना क्या चाहता था, पहले वो तो बताओ, समझ में नहीं आया। पहले तो ये कविता नहीं है, दोहा है और दोहे में कवि कहना चाहता था कि जो कुएं की रस्सी होती है वो इतनी बार खिंच खिंच करके कुएं के पत्थर पे भी निशान डाल देती है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अपनी सफलता मिलेगी। तो ये मेरे लिए था, तुम्हारे लिए था, हम दोनों के लिए था। ये आपके लिए था क्योंकि आप हमारे पॉडकास्ट के धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गेस्ट है। इसके लिए हमने आपके लिए एक प्रस्तावना रखी थी, लेकिन लग रहा है कि यार ये गेस्ट देखो, मैंने अभी तुम्हारी कॉल हो रही थी ना, मैंने बैकग्राउंड में वो चाय की ठपरी लगा दी थी, तुमने देखा था ना? हमने कहा यार इसको साक्षात्कार नहीं रखेंगे, ठीक है? साक्षात्कार वो होता है ना कि एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। हम लोग ऐसे करते हैं, चाय की दुकान में बैठ के जो बातचीत करते हैं यार, कि उसमें हम स्टार्टअप की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, ब्रेकअप की करते हैं, पैचअप की करते हैं, मोहल्ले वाली आंटी की भी करते हैं, सब करते हैं उसमें। क्या वैसे ही बातें रखते हैं? तो साक्षात्कार बिल्कुल हम लोग वैसे ही बात करेंगे। हमारा लेकिन एक टाइम फ्रेम है, जब कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हमारी बातचीत खत्म हो जाए। तो भाई हम तो वेल्ले हैं। जितना टाइम लेना है लो, हम तो वेल्ले हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले दिव्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताइए। आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे? एज अ स्टूडेंट आपकी एंजाइटी क्या थी? आप एकेडमिक्स में ज्यादा अच्छे थे या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में या किसी में भी नहीं? तो एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे दिव्या? यार तो वो वाली पिक्चर देखे थे ना हम लोग, क्या कौन सी वाली, वो तनु एंड मन्नू रिटर्न्स, उसमें पप्पी भैया कहते हैं ना, you are a very good question, you know, but your question hurts me, you know। तो ये वही वाला एकदम क्वेश्चन है, एकदम अंदर जाके लगता है, अंदर जाके एकदम। तो यार तुमने तो हमारे साथ स्कूलिंग भी करी है, तुम सब जानते ही हो। तो बचपन में एक हमारी आदत पड़ गई थी यार पाठक, हम कसम बहुत खाते थे। और कसम भी कौन सी खाते थे, मतलब कोई बात होती थी, क्रिकेट खेलने आउट हो गए, भले छू गई तो कहते थे विद्या मां कसम आउट नहीं है, ठीक है? हर चीज में विद्या मां कसम खाने लगते थे। तो कभी कभी आप जब इतने साल हो गए तो सोचता हूँ यार कि स्कूल में क्यों कम नंबर रह गए, ये क्या वैसा रह गया? ऐसा तो नहीं है कि एक आध बार झूठी कसम खा ली हो, ठीक है? क्योंकि अगर कक्षा 1 से लेके, ठीक है, और हमारे स्नातक और क्या कहते हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी जहां तक है, ये कॉपी किताबें पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये हमसे नाराजी रही, ठीक है? हमने मोर पंख भी रखी किताब के बीच में, हम नई नई किताबें आते थे तो उसमें ओम भी लिखते थे, ठीक है? सरस्वती वंदना भी पढ़ते थे, ठीक है? तो यार इतना, और वो जो लोग किताब अच्छा गिर जाती है तो उठाते वक्त ऐसे चूमते हैं, वो आप करते थे दिव्या? भाई चूमते हैं मतलब एकदम ऐसे 2-4 बार, फिर एकदम दिल से बुरा लगता था यार। ऐसा नहीं थोड़ी बहुत जो नंबर मिल रहे गिर गई तो वो भी ना चले जाए, वो भी ना मास्टर काट लें। और यार लाइक टू बी फ्रैंक ऑन अ सीरियस नोट, इफ वी गो लाइक ऑल द वे फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है? एक होते हैं यार मीडियोकर, एक होते हैं फिर आजकल के टाइम में तो मुझे लगता ही नहीं कोई मीडियोकर होता है, बिकॉज सारे 85+ ही परसेंटेज सुनने को मिलते हैं, ठीक है? आजकल वो वाला सिस्टम भी नहीं हो गया कि कंपेयर कर सकें शर्मा जी के लड़के के तो इतने नंबर आए, बिकॉज आजकल सभी के उतने नंबर आए हैं। तो यार उस टाइम में लाइक लिटरली इवन लाइक मुझे याद है मैंने क्लास 1 रिपीट किया था। व्हेन वी से रिपीट करना तो फेल कहते हैं उसे। क्लास 6 रिपीट किया था तब तुम लोग के साथ आ गए थे, ठीक है? इंटर में कंपार्टमेंट आ गई थी फिजिक्स में, तुम्हें याद है, ठीक है? फिर तो स्कूलिंग मेरी बहुत लोअर
रही, क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट 40s और 30s में रहा। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि इट्स वेरी गुड थिंग, या मैं इसके लिए कुछ प्रेज नहीं कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे स्कूल में नंबर कम रहे। हाँ, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, ठीक है, इक्वली एम्बैरेसिंग फॉर पेरेंट्स, इक्वली एम्बैरेसिंग फॉर योर सिबलिंग्स, बिकॉज हम लोग एक छोटी टाउनशिप में रहते थे, तो वहाँ पे एवरीवन नोज ईच अदर। और जब मेरे फादर ऑफिस में जाते थे तो उनसे पूछते थे और इसका रिजल्ट आ गया, फलाने का रिजल्ट आ गया, कितने नंबर आए। तो अभी उनके लिए सोचता हूँ कि आज मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे कोई ऐसे पूछेगा कि और बेटे कितने नंबर आए, और अगर मैं 30s और 40s में हूँ हर बार, तो यार बुरा तो लगता होगा अंदर से, ठीक है। हाँ, बाद में हमारे पिताजी भड़ास निकाल लेते थे चप्पल और कंघे से, वो बात अलग है, लेकिन उस टाइम बुरा लगता था। सो पढ़ाई के मामले में एज यू आस्क, मैं बहुत लो कैटेगरी का स्टूडेंट रहा, हमेशा ही नंबर कम आए। बट हाँ, अदर वे अगर तुम बोलोगे अगर जस्ट पढ़ाई इज अ फैक्टर, नो इट वाज नॉट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड, म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेशली मैं सारे रिदमिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था, ड्रम्स बजा लेता था, कॉन्गो, ढोलक, तबला, आप नाम लो, मैं सारे बजा लेता था। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रामेटिक्स का बहुत मुझे क्रेज था। मैंने बड़े बड़े रोल किए हैं इंद्रभंचा में, तुमने देखे, मैं जमूरा बनाऊं, वो शब्दर हाशमी का एक नाटक था अपहरण भाईचारे का, उसमें मैंने जमूरे का रोल किया था, बहुत बड़ा रोल था। और फिर जहां जहां मुझे मौका लगता था वो करता था। डिबेटिंग का बहुत शौक था, लेकिन हमारे क्लास में इतने धुरंधर थे कि वो कभी मौका आया नहीं। बट हाँ, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन एकेडमिक्स, but yes, I was an excellent student in extracurricular activities, which I think अगर आजकल जो स्टूडेंट है या जो स्कूल में या इवन कॉलेज में है, तो और मेरे पास बहुत सी सीवीज आती हैं, उसमें लोग अपने इंटर के, हाई स्कूल के नंबर लिखते हैं, तो मैं उनसे वो करूंगा कि यार पाठक, तुमको भी कितने साल हो गए, 17 सालों का इंटर किए, ठीक है, या 19 सालों का हाई स्कूल के हुए। आजकल तुम्हें अगर कहाँ पे तुम्हारी हाई स्कूल की डिग्री की जरूरत पड़ गई, या कहाँ पे तुम्हें इंटर की हाई स्कूल की मार्कशीट की जरूरत पड़ गई, या इंटर की मार्कशीट की जरूरत पड़ गई, एक्सेप्ट हाई स्कूल की मुझे जरूरत पड़ी थी मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट के लिए, उसके लिए। अदर देन दैट वो कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हाँ, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में या आपकी कंपनी की जो सीपी होती है, कंपनी प्रोफाइल होती है, इसमें आप अपने बारे में लिखते हो, उसमें आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज या अपनी हैबिट्स डालते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में डालते हो, अपने लिंक्डइन अकाउंट में आप अपने जो आपकी हॉबीज है उसके बारे में डालते हो, बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग इज देयर इन योर सीवीज। और आज की डेट में इफ यू आर क्रिएटिव, if you are social, okay, maybe not from a finance perspective, but from marketing and from sales perspective, you can be a very strong candidate. That can be one of the very strong potential to get hired in a company, you know. तो यही सब रहा भाई। एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है दुर्गा, कि जब आप अभी हाइंडसाइट में देखते हो तो आपको लगता होगा कि उस समय आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे थे, और अभी वो चीजें इतनी काम नहीं आती हाई स्कूल इंटर की। बट जब वो समय जा रहा था, जब वो समय प्रेजेंट टेंस में था, उस समय कैसा लगता था? उस समय जब आपके मार्क्स कम आते थे और जो भी आते थे, उस समय खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे, कैसे खुद को कैसे समझाते थे? क्या उस समय का प्रोसेस कुछ अगर आप साझा करें तो हमारे दर्शकों के साथ। यार एक टाइम आते हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि फक्कड़ आदमी, who has nothing to lose, ठीक है, तो वो वाली सीरियसनेस जो है ना लाइफ में आई नहीं कभी, पता है, मतलब बहुत लेट में आई, जब थोड़े पर्सनल ऐसी सिचुएशंस आई कि यार अब लगता है कि अब इसके बाद तो अब बहुत खराब हालत हो जाएगी। तो स्कूल में कभी ये सिचुएशन आई कि नहीं कि ये वाला एटीट्यूड था कि यार जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ कर लेंगे। स्कूल टाइम में एक आध बार तुम्हारे सामने टीचर कहे थे कि तुम तो सिर्फ लइया चना ही बेचोगे, तो ऑन अ सीरियस नोट मैं जब हमारे गेट के बाहर जो है मैं जगह ढूंढा करता था कि यहाँ अगर ठेला लगाऊंगा तो सेल ज्यादा होगी, ठीक है, और लड़कियां नहीं देखेंगी, थोड़ा दूर रहेगा लड़कियों से और सेल ज्यादा होगी। तो उस वाला कॉन्सेप्ट था मेरा, और मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि आई हैव नथिंग टू लूज। मैं एकदम नीचे का स्टूडेंट था, क्लास में 40 बच्चे थे, जिसमें मेरी 37 से 38 रैंक आती थी, तो मुझे मालूम था कि मेरा कुछ होना नहीं है भाई, ठीक है। तो इतना मैं कैरियर ओरिएंटेड मैं शुरू से था ही नहीं कि हाँ यार, बुरा जरूर लगता था कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था। और सबकी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स होती है यार, कि कोई किसी चीज में स्ट्रांग होता है, कोई किसी चीज में स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मैं किसी चीज में स्ट्रांग था, मे बी जो हमारे क्लास के टॉपर था वो फलानी चीज में स्ट्रांग था। तो हाँ, उस टाइम का अगर मैं फेस देखूं, अभी आज के टाइम में भी लोग एग्जाम्स देते हैं,
कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बट आज के टाइम में फील्ड्स भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर को छोड़ के बतेरी चीजें और भी देख रहे हैं। तो उस टाइम अगर आप कॉमर्स हुआ करते थे तो या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे, या तो आप सीए, सीएफए या आईसीडब्ल्यू बनते थे। अगर आप आपने पीसीएम लिए तो आप इंजीनियर बनते थे, या फिर आप बायो लेके आप डॉक्टर बनते थे। ठीक है, तो वो हमारे बैच से 2017 से वो या सॉरी 2003 से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चालू हुआ। लोग डीयू में एडमिशंस लेने लगे थे, लोग लिफ्ट में जाने लगे थे। मैंने लॉ का फॉर्म भरा था, तो यही सोच रहे थे कि चलो इंजीनियर डॉक्टर नहीं भी बनेंगे तो बहुत सारी अब नई नई फील्ड्स आ रही हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, वकील बन जाएंगे। बातचीत में तो थोड़े बहुत ठीक थे, तर्क भी दे देते थे। तो ये सब लगता था कि कुछ नहीं करेंगे तो टाइपराइटर लेके अगर हाईकोर्ट की बाहर बैठ गया तो दिन का खर्चा निकाल लेंगे। तो मैं कभी इतना इतना डीपली कभी मैंने अपने कैरियर के बारे में सोचा नहीं भाई, और आज भी नहीं सोचता हूँ। बता, आई जस्ट गो विद द फ्लो, और इतना आगे होके नहीं सोचता हूँ, बिकॉज द कंपनी विच आई वर्क फॉर डेफिनेटली इज नॉट माई डैड कंपनी। आई एम वर्किंग, आई एम एम्प्लॉयड टिल द टाइम company needs me. Tomorrow agar they think that they may get a better employee than me, they will hire. They will not think even twice, you know. All that commitment, people first, employee care, वो सब secondary रहता है भाई. Sorry, I'm not talking about my company, I'm talking about a general perspective of company. Capitalism. तो ऐसा, हाँ. तो अभी दिव्या ये बताइए कि जब 12th में आपने शुरू में बताया कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई थी, तो 12th के आगे का जो फेज होता है, जो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी वाला फेज होता है कि एडमिशन कहाँ मिलेगा, कौन सा अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, उस समय क्या चैलेंजेस, क्या एंजाइटीज आपने फेस करी व्हाइल परसुइंग योर हायर एजुकेशन? यार हमने तुम्हारे एक वीडियो में कहते हुए सुना था कि जो एकेडमिक्स से जो कैरियर होता है वो एक मैराथन होती है जो 42 किलोमीटर की होती है। उसमें तुम्हारे ये आपकी लाइन है, तो वही मैं दोहरा रहा हूँ कि जो कैरियर होता है वो एक मैराथन की तरह होता है, जिसमें जो आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स होते हैं, जो हाई स्कूल या इंटर सॉरी का जो फेज होता है वो फर्स्ट 100 मीटर होता है। मैं उसमें जरा सा करेक्शन करूंगा कि आपके जो हाई स्कूल और इंटर होता है ना, वो फर्स्ट 100 मीटर भी नहीं होता, वो आपका स्टार्टर होता है, वो गोली चलने से पहले का, जिसमें आप एनामा गेट सेट गो करते हो ना, वो पॉइंट होता है। तो असल रेस जो होती है ना वो आपकी इंटर के बाद ही स्टार्ट होती है। आप स्ट्रगल करते हो, आप घर के बाहर आते हो। तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने लॉ का एग्जाम दिया था इंटर के बाद। मैंने सोचा चलो मैं लॉ कर लूंगा, तो 2-3 जगह मैंने लॉ का फॉर्म भी भरा, एक आध अच्छी जगह हो भी गया। फिर मेरा कंपार्टमेंट आ गया तो साल बर्बाद हो गया। और इंडियन हमारे कैरिकुलम में स्पेशली सीबीएसई की अगर बात करें तो कंपार्टमेंट की एग्जाम जो होते हैं वो सितंबर में होते हैं, और तब तक आते आते ज्यादातर सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के एडमिशंस बंद हो जाते हैं। तो यार मैंने सोचा कि यार मेरा तो साल खराब ही हो रहा है, तो इधर उधर कहीं एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते रहेंगे लॉ की, या जो भी किसी लॉ में 5 साल का जो BLLB ऑनर्स होता है वो कर लेंगे। तो सितंबर में सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, वो है आगरा में। तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया। जब वहां एडमिशन ले लिया तो पहली बार घर से बाहर निकले थे। बालक से हम लोग प्रॉपर उसमें जा रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ में, जिसमें आप हॉस्टल में जाते हैं, वहां आपकी रैगिंग होती है, वहां आप डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखते हो, जिसमें कि कुछ स्टूडियस बच्चे भी होते हैं, कुछ खलीफा टाइप के भी होते हैं, कुछ बकैद भी होते हैं, कुछ चर्ची भी होते हैं, कुछ दरुअल भी होते हैं, कुछ दिलजले भी होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में ना तो थोड़ा टाइम आपको समझने में लग जाता है, थोड़ा टाइम आप उसको एडजस्ट करने में लग जाता है। और जब तक आप उसमें ढलते हैं तब तक एक पूरा साल निकल जाता है। तो पढ़ाई लिखाई, चाहे फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप MBA कर रहे हो, मैंने तो BA में एडमिशन लिया था भाई, कैन यू इमेजिन। मैंने तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया था। लेकिन जो फेज तुमने देखा है एज ए इंजीनियर UPTU में, वो फेज मैंने भी देखा। मुझे उस माहौल में ढलते मैस का खाने समझते मैस के खाने में दाल ढूंढते 1 साल लग गया। तो जब समझ में आया कि भाई ये दुनियादारी है, जब आप अपने घर से अलग जाते हैं और आपको हर चीज अपने आप करनी लगती है, आपको जिम्मेदारी समझ में आती है, आपको रैगिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पीपल से। लाइक आई डोंट वांट टू से कि रैगिंग होनी चाहिए,
बट रैगिंग होने से भाई फायदे भी बहुत होते हैं जो मैंने देखे लाइफ में, और आगे चल के भी वो मैंने इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप एक किसी चीज से, अगर आप एज अ इंटर के बाद अगर आप कहीं जा रहे हो, तो अगर आपकी रैगिंग इज नॉट समथिंग, आप किसी को थप्पड़ मारे हो वो रैगिंग है। ठीक है, रैगिंग में मुझे बताया गया था शिमला घूमना, जहाँ मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे और अगले दिन मुझे वापस वही कपड़े पहनने पड़ रहे थे। मुझे ओथ सिखाई जाती थी जो मुझे आज भी याद है। मुझे बाल कैसे कटाने हैं, मुझे शूज पहनने हैं, शूज कैसे चमकने हैं, मुझे बेल्ट और बटन कहाँ कहाँ बंद करनी है, वो सब मुझे उससे सीखने को मिला। मुझे बहुत उसका मैंने फिर सिखाया भी बाद में, सब सिखाते हैं सब सीनियर हो जाते हैं। तो वो जो इंटर में कंपार्टमेंट और वो ग्रेजुएशन वाला टाइम रहा, उसमें भी यार कैरियर को लेकर कुछ नहीं सीखे। ठीक है, उसमें दुनियादारी जरूर सीख गए। उसमें एक भोले बच्चे से एक टीनेजर बन गए, जिसमें समझ में आता था कि कौन बेवकूफ बना रहा है। और वो मेरे ख्याल से तुम भी जो 4 साल की इंजीनियरिंग की हो, तो पहले साल तो तुमने भी नहीं सोचा था कि तुम कभी क्या तुम्हें वो करना है। पहले साल दुनियादारी सीखते हैं, दूसरे साल में दुनियादारी समझते हैं, तीसरे साल में 2-4 कंपार्टमेंट आते हैं, चौथे साल में कंपनियां आनी शुरू होती हैं, तब लगता है कि हाँ इसमें बैठना चाहिए, उसमें नहीं बैठना चाहिए। तो जो 4 साल या 3 साल जो आप पढ़ाई करते हैं या अभी जो पढ़ रहे हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इस टाइम मोर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, एंड दैट इज मोर देन देयर एकेडमिक कैरिकुलम, that is more than their what exactly theoretical they are studying right now from their books, that is more than what exactly professor is teaching them। वो उनको चाय वाला भी समझा रहा है, वो उनका बाहर बैठा हुआ क्या कहते हैं उसको, महाराज जो खाना बनाता है वो भी समझा रहा है, वो उनका हॉस्टल का रूममेट भी समझा रहा है, वो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी समझा रही है, सब कुछ समझा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड फेज जो अभी बहुत सारे लड़के जी रहे होंगे, मैंने भी जी चुका, तुम भी जी चुके। उस टाइम भी मैंने कैरियर से रिलेटेड कुछ नहीं सीखा। तो अगर तुम्हारी बात का मैं जवाब दूं, तो हाँ उस टाइम का भी फेज था, कंपार्टमेंट आया था, लेकिन हाँ मैंने कागजी ज्ञान नहीं लिया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत लिया कि कौन आपके जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स फॉर एवरीवन। जो भी ये देखेगा वो अपने आप को कहीं ना कहीं उसको रिलेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपका सबसे लोअर पॉइंट होता है किसी भी सिचुएशन में, वो आपका जो बेंचमार्क होता है उसको और बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही सिखा देता है। हाँ, आपकी वो जो शर्म महसूस करने की क्षमता होती है वो इंक्रीज कर देता है, और वो चीज बहुत काम आ जाती है आगे। एक चीज दिव्या जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अब तो आप एक बड़ी कंपनी में एचआर हो, और एचआर लोगों के लिए जाना जाता है कि वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं मार्क्स के हिसाब से। तो अब जब आप जो कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट देखते हो या कभी ऐसे इंटरव्यूज देते हो, तो कौन सी 2-4 चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो आप स्टूडेंट्स को बताओगे कि अपना करियर चॉकआउट करने के लिए उनको ध्यान देना चाहिए? यार ये क्वेश्चन एक दो तरीके से डालते हैं। ठीक है, एक हम 2 तरह की हायरिंग करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी 2 तरह की हायरिंग करती है। एक हायरिंग करती है फ्रेश आउट्स की हायरिंग करती है, एक हायरिंग करती है ईपीएस की, व्हाट यू से इज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जो हायरिंग और सिलेक्शन प्रोसेस और जो इंटरव्यू क्राइटेरिया एक फ्रेश आउट का होता है, और जो हायरिंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंसीज जॉब रिक्वायरमेंट्स एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की होती है, वो दूसरे तरह की होती हैं, टोटली डिफरेंट एंड ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, एक कॉलेज फ्रेश आउट के लिए अगर हम देखें तो हम इतना कुछ डिटेल में जानते, बिकॉज हमें मालूम है कि ये छात्र हैं, अभी बालक हैं। ठीक है, अभी इनको दुनियादारी सीखनी है। ठीक है, उनको उतना प्रैक्टिकली हम डायरेक्टली फील्ड में ऑफशोर में नहीं भेज देंगे कि जाओ गो एंड जनरेट द रेवेन्यू। ठीक है, या उनको सीधे एसएपी के आगे नहीं बिठा देंगे। तो पूरा उसका ट्रेनिंग प्रोसेस होता है यार। तो अगर एक लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश आउट। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर किसी फ्रेश आउट को हायर करती है, तो अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट एमएनसीज। ठीक है, मैं आई विल नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट माय कंपनी, आई विल टॉक अबाउट एमएनसीज। तो हर एमएनसीज की टारगेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। ठीक है, दे गो ओनली टू दैट टारगेट यूनिवर्सिटीज, और ज्यादातर
no offense to UPTU or no offense to the universities related to affiliated to UPTUs, ज्यादातर MNCs ने अपना एक बेंचमार्क बना रखा है कि हम सिर्फ IIT में ही जाएंगे या हम सिर्फ रीजनल कॉलेज में ही जाएंगे, हम सिर्फ उसमें जाएंगे, उनके बेंचमार्क है, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, ठीक है। तो हर कंपनी की 120 से लेकर 130 टारगेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपकी आईवी लीग्स भी होती हैं, जिसमें आपकी इंडिया की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पाकिस्तान की होती हैं, श्रीलंका की होती हैं, वर्ल्ड वाइड इट्स ऑल लाइक 130-140 यूनिवर्सिटीज। तो एमएनसीज यूजुअली फर्स्ट फेज ऑफ हायरिंग्स होते हैं, जो फर्स्ट उसमें, तो उसमें जो आपके जो क्रीमी लेयर होती है यूजुअली दे, अब जीपीएस सिस्टम आ गया अपने टाइम में तो परसेंटेज हुआ करता था, तो एक जीपीएस से ऊपर उनको रोल आउट करते हैं। हाँ, आज के टाइम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज हो गए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि they don't just ask about your academic, they ask about everything about you, your family members, your hobbies, your extracurricular activities. End of the day, all these hirings are equal opportunity hirings, जिसमें आपकी रेस, कास्ट, जेंडर कुछ भी नहीं देखा जाता है। और अगर आप उस इंटरव्यू में जा रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत थ्योरेटिकल रहता है, बिकॉज इट्स अ फ्रेश आउट, तो उसके क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, ब्रांच टू ब्रांच एंड फील्ड टू फील्ड। अगर मैं किसी एक फील्ड सर्विस एफईटीज को, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने फील्ड इंजीनियर ट्रेनिंग को हायर किया, तो उसके क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होते हैं, तो हमारे यहाँ जो टेक्निकल रिक्रूटर होता है वो उसको इंटरव्यू लेता है। बाद में जब तक हमारे पास वो ये सब बच्चे आते हैं, तब तक दे आर ऑलमोस्ट 90 और 80% सेलेक्ट हो चुके रहते हैं। तो हम उनसे क्या बात करें यार, क्या उनसे मैं क्या पूछ लूंगा, हमें खुद ही नहीं मालूम टेक्निकल नॉलेज, तो हम क्या पूछते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये पूछ लेते हैं कि आगे का क्या प्लान है, ठीक है, तुमको फील्ड में ही रहना है, तुमको आगे जाके, बिकॉज आजकल की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पाठक, उसमें एक बहुत बड़ा टर्म तुमने सुना होगा, बॉर्डरलेस कैरियर, ठीक है। बॉर्डरलेस कैरियर की मतलब एक फाइनेंस का बंदा 3 साल के लिए एचआर मैनेजर बनता है, एक फाइनेंस मैनेजर आगे जाके स्टोर मैनेजर बनता है या क्वालिटी मैनेजर होता है 4 साल के लिए। तो दे ट्राई टू मेक अ लीडर, दे हायर यू फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, दे गिव यू ऑल टाइप ऑफ एक्सपोजर, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, एवरीथिंग। They are making you a future leader, they are making you a general manager. When I say use the term general manager, he is a jack of all but expert in nothing, ठीक है। तो उस टाइम में ये फ्रेश आउट से मैं ये बस पूछता हूँ कि यार क्या आगे का तुम्हारा स्कोप है, तुम टेक्निकल लाइन में रहना चाहते हो, फील्ड में ही रहना चाहते हो, सेल्स में जाना चाहते हो, या आगे जाके अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो। तो मेरा कुछ भी जो या कोई भी एचआर उनसे कोई टेक्निकल राउंड नहीं पूछता, बिकॉज वो सब वो पास करके आ चुके रहते हैं, ठीक है। फिर हम उनसे बेसिकली मोर उनके ऑनबोर्डिंग और दूसरे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हो गई फ्रेश आउट की। अब आते हैं टेक्निकल हायरिंग में, सॉरी एक्सपीरियंस हायरिंग में, जिसमें हमको 10 साल 20 साल 15 साल के बंदे चाहिए रहते हैं, ठीक है। मैंने एक पोजीशन निकाली ऑपरेशंस मैनेजर की, तो कैसे उसकी हायरिंग प्रोसेस होती है, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, and it's part of all the companies, all the multinational firms, any sector, you know, you go for FMCG, you go for oil and gas, you go for hospitality, anyway सबका एक क्राइटेरिया होता है। हम लिंक्डइन में कोई भी एक पोजीशन निकालते हैं, हमने एक पोजीशन निकाली जिसमें हमें मालूम है हमें 6 से 7 हजार सीवी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो कैसे यार, हम भी ह्यूमन है, और हमको मालूम है कि 6000 में कम से कम 100 तो ऐसी होंगी जो एकदम मैच करती होंगी जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो हम क्या देखते हैं, क्या देखें उसमें यार, 6000 सीवी कितना वो करें। तो यार जो फिल्टर क्राइटेरिया होता है ना, फिल्टर क्राइटेरिया होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आजकल के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ब्रासरिंग कह लें या जो भी हम लोग के हायरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन अपना डालते हैं, ठीक है। फिर हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, एक्सपीरियंस, यस, क्वालिफिकेशन, वेरी स्मॉल फैक्टर, ठीक है। उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसने उसकी पुरानी कंपनीज कौन से, अगर लाइक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है तो
इट्स एडेड फैक्टर, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका सब कुछ क्या है। तो वो जब तक हम डाल के इंटर मारते हैं तो वो 6000 सीवी जो होती है ना, वो 100 सीवी बचती हैं। अब उस 100 में भी सोचो 1:100 का हायरिंग होती है, 1:6000 से एक बंदा लेना है, तो उसमें भी और टफ हो जाता है यार, और बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं किसी भी हायरिंग में कहूँ कि एक पोजीशन में 60% आपका कैलिबर, आपकी एक्सपर्टीज, ठीक है, 20% आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और 20% आपकी किस्मत, ठीक है। बिकॉज वो 100 सीवी जो है ना पाठक, उसमें जो आप जिस बंदे को सेलेक्ट किए हो, डेफिनेटली यार उसमें 4 से 5 बंदे तो ऐसे होंगे जो उससे भी बेहतर थे, जस्ट बिकॉज उनका कहीं ना कहीं लक या कुछ कहीं ना कहीं जो क्लिक नहीं कर पाया ना, वो मैटर नहीं कर पाता है। तो जो 60-20 और 20 का रेशियो है ना यार, वो किसी भी हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। और सीवी में क्या क्या डालें, जो हमारे पास सीवीज आती है उसमें हम क्या देखते हैं, डेफिनेटली इंटर और हाई स्कूल के मार्क्स नहीं देखते हैं। अगर आप लोग डालते हो अदर देन इफ यू आर फ्रेश आउट, अगर आपके साथ पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, भाई वो अपने हाई स्कूल और इंटर के नंबर जो है ना मत डालो, कोई नहीं चेक करता है। उसकी जगह जो मैंने कहा, अपने बारे में बताओ, जो चीज सीवी में नहीं है। जो भी लिखो सीवी में सच लिखो, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी सीवीज आती हैं टिल द टाइम जब वो टेक्स्ट में 1-on-1 इंटरव्यू होता है या फेस टाइम होता है, सारी असलियत आ जाती है। आपके एक से एक धुरंधर उसमें बैठते हैं, और पूरा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है आपको अपनी सीवीज में। हायरिंग मैनेजर को कभी लिंक्डइन के इनबॉक्स में परेशान मत करो, आपकी कैलिबर होगी, आपका अगर जो जॉब रिक्वायरमेंट आपकी जॉब से ऑलरेडी मैच करेगा तो रिक्रूटर आपको बुलाएगा ही बुलाएगा, ठीक है। बहुत इरिटेटिंग होता है जब लोग इनबॉक्स में करते हैं कि फलानी जगह अप्लाई किया है, इट्स अ वेरी इरिटेटिंग फैक्ट। तो अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो इट्स वेरी बैड। सीवी भाई सिर्फ दिखाने के लिए होती है कि तुमने कितने साल का एक्सपीरियंस है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम फोटो भी आजकल के लोग तो फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, नहीं डालने चाहिए। मेरे नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मेरे नाम की स्पेलिंग DIVY है, मैं तब भी फोटो नहीं डालता हूँ, तो जब इंटरव्यू कॉल आती है तो मिस लिखा रहता है। बट इट्स फाइन यार, वी आर नॉट चेकिंग योर, तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं, तुम कैसे हो दिखने में, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हारी सीवी से मैच कर रहा है, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन तुम्हारी सीवी से मैच कर रहा है, तो तुम इंटरव्यू के लिए आओगे। और जैसे मैंने बोला भाई, 20 डिग्री जो है ना, 20% जो होता है तुम्हारा लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो लक तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आता है कि जो सवाल तुमसे पूछे जाते हैं वो अगर क्लिक कर गए, जो तुमने कितने कॉन्फिडेंस से बात करी, और तुम्हारे इंटरनेट का नेटवर्क आज के टाइम में कि अगर वो खराब है तो भाई वो भी बहुत इरिटेटिंग रहता है, पता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसी एक फ्रेश आउट की हायरिंग हो गई और ऐसे एक एक्सपीरियंस की हायरिंग हो गई। अच्छा, तो क्वेश्चन जल्दी पूछूंगा। एक साथी मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, बता दो। नहीं सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल मोड में कोई टेंशन तुम एडिट कर देना भाई, मैं तो नहाया भी नहीं हूँ, तुम मैं थोड़ा मेकअप भी कर देना। एक दो क्वेश्चन जल्दी पूछूंगा दिव्या। पहला तो ये कि ये आपने HR पे कैसे आए, और दूसरा कि HR तो ब्रांच ज्यादातर ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली कि लड़कियां चूज करती हैं, तो आप कैसे HR में पहुंच गए, और ये गल्फ कंट्रीज में कैसे जाना हुआ, इस पे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता देते। यार HR में कैसे आया, तो अब कोई लड़का BA किया है, ठीक है, तो BA करके अगर सोचता है यार MBA करेगा, तो किस में करेगा, फाइनेंस में, जिसका उसको मालूम ही नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, या P&L क्या है, या डेबिट क्रेडिट क्या है, उसको उसकी ABCD नहीं पता है। तो उसका वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाँ, आज के टाइम में 3 फैक्टर्स हैं कि तीन मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। अभी उस टाइम फाइनेंस होता था, मार्केटिंग होता था, या HR होता था। और हाँ, हमारे लोग के टाइम में भी एक ये बहुत बड़ा होता था कि अगर इंजीनियर तो मैकेनिकल लड़के करेंगे, कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर CS है या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें लड़कियां बहुत वो करेंगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था। तो यार मेरे HR क्लास में भी जितने लड़के थे उतनी लड़कियां थी, ठीक है। मेरे HR लेने का एक फैक्टर ये था कि मेरे फादर जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, आदित्य बिरला ग्रुप में थे, और वो HR में ही थे।
अच्छा। तो घर आके वो कहानियां बताया करते थे कि मतलब कि कैसा सिस्टम होता है, एचआर कैसे वर्किंग होती है। उस टाइम एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता था, वो पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था और इंडस्ट्रियल रिलेशन होता था। तो मैंने उनको स्ट्रेस भी देखा है। अपने यहाँ इंडिया में स्ट्राइक्स भी होती हैं, तो स्ट्राइक के टाइम में उनको गालियां खाते हुए भी देखा है, ठीक है। और ये भी देखा है कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ठीक है, वेयर यू आर ए बिजनेस पार्टनर एंड यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एचआर वाले सिर्फ रंगोली या सिर्फ गुब्बारे नहीं फुलाते हैं ऑफिस में, दे डू। आज के टाइम में वो डेफिनेशन बदल गई है, ठीक है। तंबोला भी खिलवाते हैं। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है यार कि देखो रंगोली अंताक्षरी और फलाना ढिमाका। तो लेकिन आज के टाइम में एचआर की जो डिफरेंट डेफिनेशन है वो एचआर बिजनेस पार्टनर है। एंड जहाँ पे पार्टनर शब्द हो गया, तो मैं बिजनेस का इक्वली इंपॉर्टेंट एक हिस्सा हूँ। जहाँ पे एक ऑपरेशनल का बंदा, मैं क्या सपोर्ट करता हूँ, मैं अपना मैन पावर इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि मेरे मैन पावर सपोर्ट से कल को तुम्हारी कंपनी में रेवेन्यू आएगा। तो मेरा जो बैकग्राउंड ही मेरे फादर उसी में थे, तो मैंने सोचा यार अब मैंने बीए किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा एचआर ही सबसे नजदीक है अगर एमबीए करेंगे तो। और एमबीए भी किस लिए किया, भेड़चाल में किया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन वाले दोस्त एमबीए कर रहे थे, एमबीए क्योंकि वही एक लाइन दिखती है। अगर पीजी कर लेते तो उस टाइम में सीडीएस भी दे रहा था, और सीडीएस क्वालिफाई भी किया, रिटर्न दिया, क्वालिफाई किया, और बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो उसमें नहीं हुआ। इंडियन आर्मी का दुर्भाग्य, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेफ्टिनेंट खो दिया। तो फिर कैंप में मैंने एचआर में एमबीए किया, जैसे तैसे किया, ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे से किया। मेरे कैंपस में हायरिंग प्ले कंपनी आई दुबई की, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर वहां से तब से 2008 से मिडिल ईस्ट में हूँ। मिडिल ईस्ट में हर कंट्री का पानी पी चुका हूँ, चाहे फिर ऑल द वे इजिप्ट हो, चाहे फिर वो दुबई हो, कतर हो, ओमान हो, इराक हो। इराक ऑलमोस्ट आईसिस टाइम में था, और कुर्दिस्तान में एकदम पीक आईसिस टाइम में जाता था, बुलेट प्रूफ जैकेट और वो प्रॉपर आर्मड व्हीकल में बैठ के एकदम नेता वाली फीलिंग आती थी। तो पूरा मिडिल ईस्ट, अगर मैं कैरियर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इट्स अ वेरी गुड लोकेशन, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रैकेट चलते हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपका करा देंगे, आपको इतने पैसे लगेंगे। स्पेशली ब्लू कॉलर्स बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं। तो जब तक आप कंपनी आपको खुद हायर नहीं कर रही है, आपकी कंपनी में नहीं आ रही है, आपके कॉलेज में नहीं आ रही है, या आप मिडिल ईस्ट नहीं जा रहे हैं और जाके वॉकिंग दे रहे हैं, जो बहुत आज की डेट में बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मिडिल ईस्ट बहुत फ्रेंडली कंट्री है, ऐसा जैसे दिखता है कि कंट्रीज हैं, जैसा दिखता है टीवी में कि सिर्फ ऊंट और रेत है, नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज, ऑयल एंड गैस का बहुत अच्छा है। और अगर मैं नेशनलिटीज वाइज बोलूँ तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंट्रीज के नेशनल है। इतना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। और रिकमेंड करूंगा अगर किसी का होता है, चाहे एज अ फ्रेश आउट, चाहे एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, किसी भी कंट्री में मिडिल ईस्ट की जाएं। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइट होते हैं, आपका पासपोर्ट जब्त हो जाता है। हाँ, बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी ये एक्सप्लॉइट करती हैं, लेकिन आजकल जो लेबर लॉज हैं वो तो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो एम्प्लॉयर फ्रेंडली से ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, ऑल्दो दैट्स नॉट योर कंट्री। तो अच्छी जगह है काम करने के लिए, अच्छा पैसा है। जैसे जैसे जब करेंसी डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी ऊपर जाती है तो बुरा तो लगता है अंदर अंदर, लेकिन हमारे जब पैसा ज्यादा मिलता है तो ये तो नहीं कहूंगा खुशी होती है, हाँ, लेकिन अपने आप थोड़ी बहुत जो है ना, मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, तो उसका थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही था भाई, 2008 से बाहर आ गया था, और 2008 से बाहर ही हूँ। फिलहाल बहरीन में हूँ, मैं 12 साल दुबई में था, अभी 1 साल से बहरीन आया हुआ हूँ, अभी यहीं का नमक खा रहे हैं। दिव्या, अभी हम बात करेंगे जो रिसेंट ये बहरीन इंसिडेंट हुआ है। हम लोगों को बहुत आदत है कि हम लोग ट्विटर और व्हाट्सएप पर तो वॉरियर बन के घूमते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उसके आगे कुछ नहीं करते। आपने अभी
ये जो अभी हुआ जिसमें कुछ वो गणेश जी की मूर्तियों को वहां पे किसी स्टोर में तोड़ा गया, तो आपने वहां जाकर के उनको लिया और उनकी पूजा की और उसके बाद उनका विसर्जन किया। तो ये कैसे, ये अंदर से कैसे आया कि ये करना चाहिए? आप भी सिर्फ व्हाट्सएप कर देते और ट्वीट कर देते, तो ये कैसे वो आया? सब किया था भाई, किया था, व्हाट्सएप भी किया था, ट्वीट भी किया था, गुस्सा भी बहुत आई थी, तुमको ही बताया था। हम लोग के जो स्कूल वाला ग्रुप है उसने भी डिस्कस किए थे, ठीक है, वो सब किया था भाई। लेकिन मेरा जो एक प्लस पॉइंट था, जो मैं बहरीन में ही था, इस लोकेशन से बहुत पास में था, मेरे पास एक छोटी सी बोट भी थी, पानी भी था, तो मैंने कहा यार इतना कुछ अगर मैं ट्राई करता हूँ, मुझे मालूम था कि नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं एक हफ्ते से फॉलो अप कर रहा था, जब से मैंने ये ट्विटर में देखा था, ठीक है, तो तब से फॉलो अप कर रहा था उस सुपरमार्केट से। लेकिन दे वांटेड टू हेल्प, बट जस्ट बिकॉज द केस वाज इन द प्रोसिक्यूशन, उन्होंने मुझे नहीं दिया था सामान, मूर्तियां जो एकदम खंडित हो चुकी थी। तो मुझे इसमें बप्पा का ही वो को थैंक्स बोलना चाहिए कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरे पास फोन आता है कि सारी लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं और अब आप ले जा सकते हैं कस्टडी में। तो फिर जब मुझे मिला, तो जब मूर्ति देखी तब भी बहुत बुरा लगा था देखिए, बिकॉज आप जब गणपति को अपने दिमाग में बिठाते हैं तो आपको एक समूचे एक मूर्ति दिखाई देती है, साक्षात वो दिखाई देते हैं, आपको उसमें उनकी, मुझे वर्णन नहीं करना है कैसा, लेकिन बहुत अजीब सी वो फीलिंग थी। तो उनको फिर मैं घर लाया, उनकी पूजा करी और स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा करी, प्रसाद चढ़ाया। फिर घर से पास में यार मेरे वो था, तो मैं ये सोचता हूँ मेरी जगह पाठक तुम भी होते या कोई भी होता, उसके पास इतने सारे मीडियम्स होते और उसके अंदर बप्पा की भक्ति की इतनी 1% श्रद्धा होती तो वो भी करता। तो अपने आप को लकी समझूंगा, अपने आप को सिर्फ मीडियम मानूंगा कि हाँ मैं तो बस मीडियम था, बाकी बप्पा ने लाखों लोगों में मुझे चुन लिया तो मैं कर दिया। और रही बात वायरल होने की, एकदम आइडिया नहीं था भाई कैसे वायरल हुआ। मुझे मालूम है मेरे एक फ्रेंड है जी, हाँ में उसके थ्रू उसने पोस्ट किया था और मैंने फैमिली व्हाट्सएप में डाला था। उसके बाद अगले दिन जब उठा था तो जब शेयर्स देखे, अपने ट्विटर फॉलोअर्स देखे, साला 10 साल से 100-150 से ज्यादा कभी हुए नहीं, एकदम से वो पॉपअप हुए। और फिर पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी डीएम्स किए थे मुझे, ठीक है, और तारीफ करी थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया था। तो यार वो वन डे वाला फेप था ना, कि वो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी यार, कि हम तो एकदम एक दिन के लिए न्यूज चैनल में भी आ रहे थे, वायरल हो रखे थे, और न्यूज चैनल में इसलिए आ रहे थे कि अच्छी चीजें, मैंने कहीं भी सोशल मीडिया में इसकी निगेटिविटी नहीं सुनी थी, निगेटिविटी नहीं देखी, और इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरीबडी वाज प्रेजिंग इट, ठीक है, बिकॉज इट वाज वेरी काम कंपोज, किसी से कोई बदला नहीं, किसी से कुछ नहीं, मैंने बस अपना काम किया जो एक नॉर्मल गणेश जी की मूर्ति के साथ किया जाता था, मैंने बस वही किया। तो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी भाई, बहुत अच्छा लगा था। अभी पढ़ता हूँ कभी कभी पुराने नाम ढूंढता हूँ अपना, दिव्य पांडे ट्विटर में पढ़ता हूँ अपने बारे में, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है सच बोलूं तो बहुत अच्छा फेस था यार, एक हफ्ते मुझे बहुत स्पेशल लग रहा था। और ऑल सारे सब बप्पा की कृपा थी, उन्होंने मेरा सौभाग्य था, मुझे सेवा करने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य था कि मैं उनका माध्यम बन पाया। आगे भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो पूरी कोशिश करूंगा, या जो भी ये देख रहे हैं कि हर चीज का जवाब सिर्फ गाली गलौज करके ये सोशल मीडिया में नहीं होता है, आप दूसरे ढंग से भी उसका जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब कई सारे लोगों को पसंद भी आ सकता है, जो हो सकता है आपकी कम्युनिटी में ना हो, लेकिन एक बहुत साइलेंट सा मैसेज आप दे सकते हैं, जो इट कैन बी fruitful, effective, and good for everyone, all the community, religious, caste, creed, whatever. तो भाई बहुत अच्छी फीलिंग थी, एक हफ्ते बहुत हीरो वाली फीलिंग आई थी, तो अच्छा लगा। रजत शर्मा के मुंह से नाम सुना तो बड़ा अच्छा फील लगा यार। हम देखेंगे तो इसके साथ तो वो आपका फुटेज भी लगा देंगे साथ में, अगर हमें मिलेगा वो कहीं यूट्यूब पे हम भेज देंगे, ऐसा क्या भाई, मिलेगा क्या, हम भेजेंगे आपको। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन दिव्या आपके लिए ये था कि जैसा आपने बताया कि काफी अच्छा स्कूल लाइफ बीती, आपकी कॉलेज लाइफ बीती, और इतने एक्स्ट्रा करिकुलर और इस सब चीजों में इतने तेज थे, तो कोई गर्लफ्रेंड की कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को?
क्या चीज? गर्लफ्रेंड के बारे में, कोई स्कूल कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्या कह रहे हो? आप स्कूल कॉलेज में आप इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में एंगेज रहते थे, तो कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कभी रही दिव्या? यार आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है कि क्या सुनना नहीं चाह रहे हैं? कोई वन साइड लव स्टोरी रही हो, उसी के बारे में बता दीजिए। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। क्या हुआ पांडे जी? कुछ दर्शकों के साथ साझा कीजिए। दर्शक इतने सवालों के आपने इतने टू द पॉइंट और विस्तृत जवाब दिए हैं, इस क्वेश्चन के बारे में भी दर्शकों को बताइए। भाई पाठक, आपने हमें बुलाया, हमने इंटरव्यू लिया, हमने इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू लिया। बाकी देखिए, दोस्ती बनी रहे थापर साहब, दोस्ती बनी रहे। आपने बुलाया, अच्छा लगा, और हमारा मकसद था कि हम सही चीजें जनता को पहुंचाएं। बाकी नहीं, दोस्ती बस बनी रहे। ऐसा नहीं तो नहीं ऐसा तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं नहीं दिव्या नहीं जी भाई की भाई, इसी वजह से आपके 10th-12th में मार्क्स कुछ कम हुए। नहीं दर्शक भाई, जानना चाहते हैं, भाई दर्शक ये क्वेश्चन पूछ काटो रहे थे इसको, हमसे। अरे काटो इसको, काटो, ये कैसे करता है फोन? काटो काटो भाई, दोस्ती बनी रहे, बस दोस्ती बनी रहे। तो यहाँ पे आपने देखा कि दिव्य शरण पांडे उठ के चले गए और उन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर करने से इनकार कर दिया। लेकिन खैर जो भी है, तो ये थे हमारे आज के पहले करियर शेपर पॉडकास्ट में हमारे पहले गेस्ट दिव्य शरण पांडे, जो आपको बता रहे थे अपने करियर के बारे में और अपने बहुत सारे अनुभवों के बारे में उन्होंने बताया, और अंत में कुछ छुपाया भी। यहाँ तक सुनने के लिए हम फिर मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।